अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेल्फ लव नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है सुकून शाह बाय परीश खान, एपिसोड 2। सुबह नाज़ली की आँख खुली तो खुद को फहद शाह के हिसार में पाया। फहद शाह का एक बाजू नाज़ली के सर के नीचे और दूसरा पेट पर था। कल रात का सारा मंजर याद करते नाज़ली की आंखें नम हुई। फहद को इस पर यूं चीखना नहीं चाहिए था, नाज़ली ने सोचा, और फहद का बाजू हटाने की कोशिश की, जिस पर वो बुरी तरह नाकाम हुई, क्योंकि फहद शाह जैसे बॉडी बिल्डर मर्द को हिलाना नाज़ली के बस की बात ना थी। नाज़ली को अब मज़ीद रोना आ रहा था, क्योंकि वो फहद शाह के उठने से पहले ही बाहर जाना चाहती थी। फहद पीछे हो, मुझे फ्रेश होना है। नाज़ली ने बिलाखिर उसे जगाने का फैसला किया। नाज़ली की आवाज़ सुनते फहद शाह ने पट से आंखें खोली और अपनी बीवी को देखा, जिसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा जब्त के मारे सुर्ख हो रहा था। ऐसा लग रहा था वो अभी बस रोने वाली है। छोड़े, मुझे फ्रेश होने जाना है। फहद शाह को देखते देख नाज़ली ने चेहरा झुकाते कहा। अच्छा, पहले मेरी तरफ देखो। अपना चेहरा नाज़ली के चेहरे के करीब करते कहा। फहद, नाज़ली ने कुछ कहना चाहा। आई एम सॉरी जाना, लेकिन तुम बताओ कैसे ये बर्दाश्त करूँ? तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और मैं तुम्हें छोड़ दूँ। कैसे? सिर्फ ऐसा ख्याल ही मेरी सांसें रोकने लगता है। फहद शाह ने नाज़ली को बेड पर लिटाते, उस पर झुकते, इसकी बात को काटते, आंखों में देखते कहा, छोड़े मुझे। नाज़ली ने सपाट चेहरे से कहा। नाज़ली, आई एम सो सॉरी, बात तो सुन लो मेरी। फहद शाह ने इल्तिजाइया कहा। नाज़ली की मज़ाहमत थमी। तुम खुद बताओ, क्या इन 2 महीनों में तुम्हें एक पल के लिए भी लगा कि मैंने ये शादी तुम पर तरस खा कर की है? बताओ मुझे। फहद शाह ने नाज़ली से सवाल किया, जिस पर इसने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि नाज़ली ने आज तक फहद की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, तरस नहीं। फिर तुमने क्यों इतनी आसानी से कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? क्या रह लोगी मेरे बगैर? अगर हाँ, तो मैं आज ही इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे इतने प्यार के बावजूद तुम सिर्फ लोगों की बातों में आते ही मेरी मोहब्बत की तौहीन करो। तुम्हें सबका प्यार सच्चा लगता है, मम्मा, बड़ी मम्मा, सबका। तो हर बार मेरे प्यार का इम्तिहान क्यों? मेरा प्यार तरस क्यों? फहद शाह ने अजियत से कहा। इस दौरान नाज़ली ने एक सेकंड के लिए भी इसके चेहरे से नज़र नहीं हटाई थी। वह फहद शाह के चेहरे पर अजियत देख सकती थी। नाज़ली को अब अफसोस हो रहा था कि उसने किसकी बात में आकर अपने शौहर का दिल दुखाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। मैं आज ही रात ही जर्मनी चला जाऊँगा और वहाँ वाली ब्रांच में खुद हैंडल करूँगा। अब तुम इनके पास रहना, इसी घर में, मगर सिर्फ फहद शाह के नाम के साथ, ना कि फहद शाह के साथ। फहद शाह ने नाज़ली के ऊपर से उठते कहा और वॉशरूम में बंद हो गया। पीछे नाज़ली बेयकीनी से वॉशरूम के दरवाजे को देख रही थी, जहाँ से वो अभी अंदर गया था। तो क्या वो भी उसे छोड़कर चला जाएगा? वो फिर से अकेली हो जाएगी? मुख्तलिफ सवाल नाज़ली के दिमाग में आ रहे थे। अब नाज़ली को समझ आ रही थी, जब इसने दूर जाने की बात की थी तब फहद को कैसा लगा होगा। हारिस शाह की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र शरीके हयात पर पड़ी, जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए गैर आरामदा हालत में सो रही थी, और हारिस शाह का सर अभी भी उसकी गोद में था। हारिस शाह फौरन उठ कर बैठा। इसके अचानक उठने से सदरा शाह की भी नींद टूटी। सारी रात यूं सोने से सदरा शाह की कमर दर्द कर रही थी, और अचानक सीधे होने से उसकी कमर में दर्द की ठीस उठी थी, जिस वजह से उसके मुंह से सिसकारी निकली। मुझे उठा देती, ऐसी क्यों सोई? हारिस शाह ने सदरा शाह को बेड पर सही से लिटाते कहा। आपके सर में दर्द थी, इसलिए नहीं जगाया। सदरा शाह ने मुजरिमों की तरह सर झुकाते कहा, जिस पर हारिस शाह को अपनी बीवी पर ढेर सारा प्यार आया, जो सिर्फ इसकी नींद खराब होने के डर से खुद सारी रात बेआराम हुई। अच्छा, इतनी मोहब्बत है मुझसे? हारिस शाह ने इस पर झुकते कहा। हारिस, क्या कर रहे हैं? पीछे हो? सदरा शाह ने अपने शौहर को घूरते कहा। ना बेगम, अभी मेरा मूड नहीं। हारिस शाह ने इसकी गर्दन पर लपके। शर्म करे, हम अपने घर में नहीं हैं, उठे बाहर जाना है। अहमर भी पता नहीं कहाँ है, सब क्या सोचेंगे? सदरा शाह ने अपने शौहर को शर्म दिलानी चाहिए। अहमर होगा यहीं कहीं, जैसे तुम्हें पता नहीं वो यहाँ आकर हमारे पास नहीं सोता, और सब यही सोचेंगे कि हम। हारिस शाह ने मायने खीसी से कहते बात अधूरी छोड़ी। ओ, सदरा शाह को जैसे बात समझ आई, जबकि हारिस शाह मुस्कुराने लगा, मगर अगले ही पल इसकी मुंह से कराह निकली, क्योंकि सदरा शाह ने इसके कंधे पर जोर से चुटकी काटी और इसको धक्का देते भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। ये सब इतनी अचानक हुआ कि हारिस शाह समझ न सका। शाह हाउस में इस वक्त सब नाश्ता करने में मसरूफ थे, जब हारिस शाह ने बात शुरू की। मीर, आज हम घर जा रहे हैं। हारिस शाह ने शाह मीर के तासीरात जांचने चाहे। ठीक है, चले जाएं।
मैं आज अभी आने की तरफ रुकूंगा और कल अपने घर चला जाऊंगा, शामिर शाह ने नॉर्मल अंदाज में कहते अपने घर पर खासा जोर दिया। क्या मतलब, कौन से घर? निम्रा बेगम ने अचंभे से शामिर को देखा। दरअसल आनी मेरा अपना फ्लैट है, यहाँ मैं वहीं जाऊंगा, या फार्म हाउस? शामिर शाह ने आगाह किया। तुम फ्लैट में नहीं, शाह पैलेस आओगे हमारे साथ, हारिस शाह ने जोर दिया। तुम फ्लैट में नहीं, शाह पैलेस आओगे हमारे साथ, हारिस शाह ने जोर दिया। भाई मैं वहाँ हरगिज नहीं आऊँगा। शामिर शाह ने जैसे बात खत्म की। क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि वहाँ बाबा है? हारिस शाह ने आईब्रो झुकाई। इस दौरान बाकी सब खामोशी से इन दोनों को देख रहे थे। हाँ, बस यही सुनना था आपने तो। हाँ, मैं मिस्टर हसन शाह की वजह से वहाँ नहीं आना चाहता, शामिर शाह ने खाने से हाथ खींचते कहा और वहाँ से जाने लगा। जब हारिस शाह की बात पर वो बेसाख्ता रुका। क्यों? तुम बाबा का सामना नहीं करना चाहते क्या? तुम्हें ये डर है कि उनकी बात सच ना निकल आए? 12 सालों से तुम भाग रहे हो। क्या अपने भाई पर वो सब? अगर हारिस शाह ने माजी का जिक्र छेड़ा, उसे यकीन था अपने भाई पर। जानता था कि शामिर शाह और हसन शाह के दरमियान सब ठीक हो जाएगा, मगर शामिर शाह इनका नाम सुनते ही गुस्से में आ जाता था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई, शामिर शाह ने धाड़ते हुए हारिस शाह की बात काटी। उसकी धाड़ से आनी का हाथ बेसाख्ता इनके मुंह पर गया। शामिर शाह के सर में दर्द की लहर उठी थी। आंखें लहू छलकाने की हद तक सुर्ख हो गई थी। हाथों की रगें उभरने लगी और इसकी सांस फूल रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था। शामिर शाह की सुर्ख अनजाने में अपने भाई को अजियत आंखों को देखकर हारिस शाह को अंदाजा हुआ कि वो दे चुका है। शामिर शाह को 2 सेकंड से पहले अपनी कंडीशन का अंदाजा हुआ। वो तीर की तेजी से वहां से निकलता अपने रूम में बंद हुआ। ये क्या हरकत थी हारिस? शामिर शाह के जाते ही निम्रा शाह ने गुस्से से पूछा। हारिस, आपको कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए था, सच हम सब जानते हैं। सदरा शाह ने भी अफसोस से कहा। भाई आप जानते हैं कि अभी वो खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। आलियान शाह ने तासिफ से कहते शामिर शाह के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस इसे घर लेकर जाना चाहता था। हारिस शाह ने कर्ब से कहा। फिर भी इसे वक्त दो, आसान नहीं है उसके लिए ये सब। मैं हसन भाई को कभी माफ़ नहीं करूंगी, जिनकी वजह से शामिर आज इतनी अजियत में है। निम्रा बेगम ने हारिस शाह के सर पर हाथ रखते कहा, जिस पर इसने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ जब तक शामिर शाह कमरे में दाखिल हुआ, इसका चेहरा हद दर्जा लाल हो चुका था, सांस बेतहाशा फूल रही थी। शामिर शाह ने अंदर दाखिल होते ही सब दरवाज़ा लॉक किया और फिर अपने सूटकेस की सबसे छोटी जिप में से एक इंजेक्शन निकालते अपनी विंड में लगाया और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। लगभग 5 मिनट बाद शामिर शाह को अब अपना आप नॉर्मल महसूस हुआ। इसे खाली सिरंज बैग में ही डाली। वो नहीं चाहता था कि कोई उसको कमज़ोर समझे और वो सोने के लिए लेट गया, क्योंकि अब इसका सर भारी हो रहा था। आज मेरा यूनी आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तानिया शाह ने गाड़ी से उतरते कहा। आ जाओ, अब थोड़ा सा टाइम रह गया है। ज़ारा शाह ने मुस्कुराकर इसके बाजू पकड़ते कहा। तानिया शाह बिजनेस, जबकि ज़ारा शाह BS रीड बायोलॉजी की स्टूडेंट थी। हाँ ये तो है। अरे वो देखो मनाल वहाँ है, मगर ये लड़का कौन है उसके साथ? तानिया जो बात कर रही थी, मनाल को किसी लड़के के साथ बात करते देखकर ज़ारा शाह की तवज्जो उधर कराई। पता नहीं, चलो वहीं चलते हैं। ज़ारा शाह ने कंधे उचकाए। शुक्र है तुम आ गई, इनसे मिलो, ये है मेरे कज़न जीशान भाई, और ये ज़ारा है मेरी बेस्टी, और ये तानिया ज़ारा की कज़न। मनाल ने इसका तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम भाई। ज़ारा और तानिया शाह ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। जीशान ने दोनों के सर पर हाथ रखते भाइयों की तरह ही जवाब दिया, क्योंकि जिस तरह दोनों ने उसे भाई कहा था उसके दिल को बहुत अच्छा लगा था। तुम कल मंगनी पे क्यों नहीं आई? ज़ारा शाह ने कहा था। मनाल से नाराज़ लहजे में पूछा। यार कल जीशान भाई आ गए थे अचानक से, सॉरी माफ़ कर दो ना। ज़ारा शाह को नाराज़ होते देखकर मनाल ने कान पकड़ते मासूम मुंह बनाते कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी इसे हंसी आ गई, जबकि मनाल की ये हरकतें किसी को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। बस करो, जो जोकर लग रही हो। ज़ारा शाह ने जानबूझकर मनाल को जोकर कहा, जिस पर मनाल का मुंह खुल गया। तुम रुको मिस्नी, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। मनाल ने उसकी तरफ बढ़ते कहा। अच्छा बस। इन दोनों को शुरू होते देखकर जल्दी से तानिया शाह ने कहा। हाँ मनाल जल्दी करो, फिर हमें जाना भी है। जीशान ने मनाल को वक्त का एहसास करवाया। कहाँ जाना है? आज तुम छुट्टी पर हो, बता देती मैं भी ना आती। अब मैं सारा दिन बोर होती रहूंगी। ज़ारा शाह ने एक साथ कई सवाल पूछे, जबकि मनाल परेशान हो रही थी कि वो बात कैसे स्टार्ट करे।
एक्चुअली बेटा मनाल यूनी छोड़ दी है, हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, ये पेपर्स भी वही देगी। जीशान ने मनाल को कश्मकश में मुब्तला देखकर ज़ारा शाह को असल वजह बताई। क्या मतलब भाई? ज़ारा शाह को जैसे बात समझ ना आई या वो समझना नहीं चाह रही थी। दरअसल यार, बाबा का ट्रांसफ़र हो गया है तो इसीलिए मुझे भी इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि हॉस्टल में रह लूँगी पर मम्मा नहीं मानी। मनाल ने अपनी दोस्त को सारी बात बताई। मतलब अब तुम चली जाओगी यार? तुम्हें पता है ना, मेरी तुम्हारी और तानी के अलावा कोई फ्रेंड नहीं। तानी भी अपनी क्लास में होती है, ज़ारा ने मनाल के गले लगते कहा। मनाल के बाबा पुलिस में थे। वो लोग शुरू से ही लाहौर में रहते थे पर अब इनका ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हो गया था। ज़ारा और मनाल बचपन से दोस्त थी, स्कूल कॉलेज और अब यूनी में भी साथ साथ ही थी और दोनों ही एक दूसरे के अलावा किसी से दोस्ती नहीं करती थी। मेरी जान, अब तुम यूं रोकर मुझे बाय बोलोगी और यही तो है इस्लामाबाद। इंशाल्लाह मैं आऊँगी ना पेपर्स के बाद, या तुम आ जाना। ज़ारा को रोते देखकर मनाल ने कहा। और हमारी दोस्ती थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मनाल जानती थी कि वो कितनी हसास है। बट आई विल मिस यू, और प्रॉमिस करो मेरी शादी में आओगी। ज़ारा ने मुस्कुराहट के साथ कहते शादी में आने का वादा लिया। आई विल मिस यू टू ज़री, और हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। मनाल ने भी मुस्कुराते वादा किया, लेकिन वो कहाँ जानती थी क्या वो जब मिलेगी तो किन हालात में मिलेगी। अरे हाँ हाँ ज़रूर आएगी मनाल, आप ही आपकी शादी में मैं खुद लेकर आऊँगा उसे। जीशान ने दोनों को इमोशनल होते देखकर बात बदली। भाई आप भी आइएगा मीनू के साथ। ज़ारा शाह ने जीशान को दावत दी थी। हाँ ज़रूर बेटा। जीशान को वो छोटी सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी जिससे वो इसे भाई कह रही थी। चलो मैं चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना और रोना नहीं है। जब याद आए मुझे कॉल कर लेना, मनाल ने उसके गले लगते कहा। ओके, तुम भी अपना ख्याल रखना और तुम भी ना रोना, ज़ारा शाह ने इसको हक करते कहा। ऐसी ही इनकी दोस्ती एकदम मिसाली थी। अगर कहा जाए कि दोनों एक दूसरे में जान बसती थी तो गलत ना होगा। नाज़ली सुबह से चुप सी थी, जिसको सबने महसूस किया। नाज़ली बेटा क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? अभी नाज़ली लॉन की सीढ़ियों में अकेली बैठी थी जब मारिया बेगम इसको उदास देखती उसके पास आ गई। वो मम्मा बस ऐसे ही। आप यहाँ क्यों आ गई? नाज़ली ने जल्दी से कहा। वैसे तो मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ मेरे बेटे की बुराई करोगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। मारिया बेगम ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। नहीं, मैंने क्यों करनी है उनकी बुराई? नाज़ली ने झट से कहा। जानती हूँ, चलो बताओ क्या हुआ है? मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है? मारिया बेगम ने नाज़ली को अपने साथ लगाते कहा। मम्मा वो नाज़ली को तो बस रोना था सो वो रोने लगी। नाज़ली बेटा मुझे बताओ तो, फहद ने कुछ कहा है? मैं उसको डांटूंगी, रोना बंद करो। मारिया बेगम नाज़ली को यूं रोता देखकर परेशान हुई। मम्मा वो आप फहद को कुछ ना कहिएगा, इनकी गलती नहीं है। नाज़ली ने फ़ौरन से उसे फहद शाह का दफ़ा किया। अच्छा फिर बताओ क्या हुआ है? मारिया बेगम को नाज़ली का यूं फहद शाह की साइड लेना बहुत भाया था। मारिया बेगम के पूछने पर नाज़ली ने उन्हें सारी बात बताई। ये तो गलत बात है नाज़ली, किसी की बातों में आकर यूँ अपने घर को ख़राब करना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि फ़हद ने हमारे कहने पर तुमसे शादी की है? मारिया बेगम ने खदशा जाहिर किया, जिस पर नाज़ली ने आंखें झुका ली। मतलब उनका शक सही था। नाज़ली मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ फ़हद की ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी माँ हूँ, तो अब मेरी बेटी मेरी बात गौर से सुनेगी, ठीक है? मारिया बेगम को बेसाख्ता नाज़ली पर प्यार आया और तरस बेवक्त आया। इनकी बात पर नाज़ली ने इस बात में सर हिलाया। तो तुम्हें लगता है फहद ने हमारे कहने पर तुमसे शादी की है? तो ये बिल्कुल गलत बात है। पता है, तुम्हारे आने से पहले मैं उससे जब भी शादी की बात करती थी तो वो कहता था मामा मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं सिर्फ अभी बिजनेस पर फोकस करना चाहता हूँ। फिर एक दिन फहद मेरे रूम में आया और कहता मम्मा मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरी नज़र में एक लड़की है, तो कहता मम्मा मैंने नाज़ली से शादी करनी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो, और बस फिर हमने तुम दोनों की शादी करवा दी। नाज़ली हैरान सी उनका चेहरा देख रही थी। मतलब फहद ने उस पर तरस नहीं खाया था, वो इससे मोहब्बत करता था। इसे तो लगता था फहद को शादी के बाद इससे मोहब्बत हुई है। क्या अब भी तुम यही कहोगी? मारिया बेगम ने पूछा तो नाज़ली ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। पर मम्मा वो कह रहे थे कि वो चले जाएंगे। नाज़ली ने उनकी तरफ देखते कहा। कहीं नहीं जाएगा, एक मिनट नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, आया बड़ा जाने वाला। मारिया बेगम ने शरारतन कहा, जिस पर नाज़ली सुर्ख पड़ी। चलो अब रूम में जाओ और अच्छा सा तैयार हो और जो भी मसला है हल करो। मारिया बेगम ने खड़े होते उसका माथा चूमा।
जिस पर नाज़ली ने भी अपने कमरे का रुख किया। आखिर को अब अपने शौहर को मनाना भी तो था। हाँ हारिस, कब आ रहे हो तुम लोग? हसन शाह इस वक्त हारिस शाह से फ़ोन पर बात कर रहा था। उन्होंने अपने असली सर्द लहजे में पूछा। बाबा इंशाल्लाह कल आ जाएंगे, हारिस शाह ने जवाब दिया। और तुम्हारा भाई भी साथ आएगा? हसन शाह ने सरसरी सा पूछा। बाबा वो मेरा भाई होने के साथ साथ आपका बेटा भी है। हारिस शाह को इनका इस तरह से कहना चुभा था। फिलहाल मेरी बात का जवाब दो। हसन शाह ने हारिस शाह की बात को सिरे से इग्नोर किया। नहीं, अभी नहीं आ रहा। हारिस शाह ने कहा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हसन शाह ने बात ख़त्म की। इससे पहले हारिस शाह कुछ कहता उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और हारिस शाह सोच कर रह गया कि आखिर वो शाहमीर से इतनी नफ़रत किस वजह से करते हैं। क्या हो रहा है बच्चे? फातिमा शाह ने हसन शाह से पूछा। हाँ, कल आ रहे हैं, शामिर भी आ रहा है। तुम बताओ, पैकिंग हो गई? हसन शाह ने पूछा। हाँ, हो गई है। फातिमा शाह ने ना जाने किस एहसास के तहत पूछा। पता नहीं मेरी बला से आए ना आए। हसन शाह ने नकवत से कहा। हसन, वो आपका बेटा है, मैं ये नहीं कहती वो सही है, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। शादी के इन 20 सालों में मैंने एक बार भी आपको शाहमीर से प्यार करते नहीं देखा, और इस रात भी आपने बगैर शाहमीर की सुने इसे यहाँ से भेज दिया। क्या पता इसकी गलती ना हो? फातिमा शाह चाहे हारिस और शाहमीर की सगी माँ नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी औलाद ही समझती थी। इनकी अपनी और कोई औलाद ना थी, कुछ इसलिए भी कि वो अपनी सारी ममता इन पर लुटाती थी। फातिमा, मैंने एक बार नहीं कई बार मना किया है, इस लड़के के बारे में बात मत किया करो, और यह हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं। हसन शाह ने दरजगी से कहा, जिस पर फातिमा शाह ने हाँ में सर हिला दिया। और वो कर भी कह सकती थी, हर बार ऐसा ही होता था। क्या हुआ आज बाबा की प्रिंसेस खामोश क्यों है भाई? बेगम, आपने मेरी बेटी को डांटा है क्या? रमज़ान शाह ने अपनी बीवी से पूछा। सभी जानते थे कि ज़ारा शाह मनाल से कितनी अटैच है। अब इसके जाने की वजह से उदास है, तो सभी इसका मूड फ्रेश करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त शाह विला के लाउंज में सब मौजूद थे, सिवाय आरिश शाह और फहद शाह के, क्योंकि वो अभी ऑफिस से नहीं आए थे। नहीं बाबा, मम्मा ने नहीं डांटा। इतना कहते वो फिर खामोश हो गई। अच्छा फिर? रमज़ान शाह ने जानते बूझते पूछा। इससे पहले ज़ारा शाह कोई जवाब देती, आरिश और फहद शाह अंदर दाखिल होते बा आवाज़ बुलंद सलाम किया। अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया को, आज भाई से नहीं मिलना? आरिश ने ज़ारा शाह के पास आते बाल बिगाड़ते कहा। हाँ भाई, आज तो गुड़िया मुझसे भी नहीं मिली। फहद शाह ने भी लुकमा दिया। वो दोनों ही इस बात से वाकिफ थे कि आज इनकी बहन उदास है। इन दोनों को रमज़ान शाह उठकर अपनी बीवी के पास जाकर बैठ गए। अब मंजर कुछ आते देख यूँ था कि एक डबल सोफे पर नाज़ली, नायाब और मारिया बेगम थी, एक सिंगल सोफे पर रिजवान शाह, जबकि उनके सामने बड़े सोफे पर तानिया, रमज़ान शाह और मरियम बेगम थी, जबकि झूले पर ज़ारा शाह के साथ आरिश शाह और फहद शाह जगह संभाल चुके थे। ये झूला घर की तीनों बेटियों की ख्वाहिश पर लॉन्ज में लगवाया गया था। हाँ तो क्या हुआ मेरी गुड़िया को? आरिश ने अपनी बहन का माथा चूमते इसे अपने साथ लगाया। भाई आपको पता है मीनू इस्लामाबाद चली गई है, ज़ारा शाह ने रूहान से होते कहा। तो बच्चे, अच्छी बात है ना ये तो? फहद शाह ने कहा। वैसे कैसे भाई? वो ऐसी ही थी, अगर इसके भाइयों ने कह दिया कि ये काम अच्छा है तो बस वो ऐसे ही के देखो, अगर वो यहाँ आपके लिए रुक जाती तो इसको अपने मम्मा बाबा से दूर होना पड़ता, अपनी फैमिली से भी। क्या आप रह लोगी हमारे बगैर? फहद ने नरमी से उसके बाल सहलाते कहा, जिस पर इसने नफ़ी में सर हिलाया। तो वो कैसे रहती? बस फिर सेट क्यों होना? फहद ने इसकी आंखें छोटी करते पूछा। अब आपने सैड नहीं होना, चलो शाबाश, अब मुस्कुराओ। आरिश ने फौरन कहा। ओके भाई। ज़ारा शाह ने हंसते हुए बात मानी। ये आरिश और फहद शाह ही थे जो अपनी लाडली बहन का मूड मिनटों में ठीक कर देते थे। चलो भाई, शुक्र है इसका मूड ठीक हुआ, वरना मुझे चॉकलेट देनी पड़ जाती थी। बड़ी मम्मा खाना दे, फिर मैंने चॉकलेट खानी है, तानिया ने शरारतन कहा। अरे जाओ तुम, मैं दे दूंगी अपनी गुड़िया को चॉकलेट, रखो तुम अपने पास। नायाब ने तानिया को लताड़ा, जिस पर इसने मसनूई आंखें दिखाई। अच्छा बस करो तुम सब, आरिश फहद जाओ फ्रेश होकर आओ, फिर खाना खाते हैं, मारिया बेगम ने उनके मस्करी शुरू होने से पहले ही कहा, जिस पर वो दोनों अपने कमरों की तरफ बढ़े। नाज़ली और नायाब जाओ, देखो इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। और तानिया, ज़ारा तुम लोग भी हाथ मुँह धोकर आओ, शाबाश। मरियम बेगम ने चारों लड़कियों को भी काम बताते मारिया बेगम के पीछे किचन का रुख किया। नाज़ली जब से रूम में आई थी, फहद ने उसे कोई बात नहीं की थी। वो चाहता था कि नाज़ली खुद कोशिश करे, वरना वह हमेशा यूं ही रहेगी। फहद ने खुद ही अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होने चला गया। नाज़ली को समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या करे। वो वहीं बेड पर बैठकर फहद का इंतज़ार करने लगी। 20 मिनट बाद फहद शाह फ्रेश सांस
सिर्फ ट्राउज़र पहने, गले में टॉवल लटकाए वॉशरूम से बाहर आया। इसके बाल गीले होने के बाद पेशानी पर चिपके थे। नाज़ली ने कनखियों से उसे देखा। इसे यूं शर्टलेस देख नाज़ली को शर्म तो आ रही थी, मगर अब अपने शौहर को मनाना तो था ना। फहद आईने के सामने खड़ा अपने बाल ड्राई कर रहा था। नाज़ली ने हिम्मत करते अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। फहद नाज़ली की एक एक हरकत नोट कर रहा था। फहद, नाज़ली ने आहिस्ता से पुकारा, जिसका जवाब फहद ने में दिया और अपनी शर्ट पहनी। वो मैं नहीं, मतलब नाज़ली को समझ ही ना आई वो बात कैसे शुरू करे। जो कहना है बाद में कहना, अभी मुझे काम है, ये कहते फहद शाह दरवाजे की तरफ मुड़ा था, जब अचानक नाज़ली ने फहद शाह को पीछे से हक करते उसकी कमर पर अपना सर टिकाया, जबकि दोनों हाथ फहद के सीने पर थे। फहद, आई एम सॉरी, प्लीज़ मत जाए, मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं, प्लीज़, मैं जानती हूँ मैं आपको हर्ट कर जाती हूँ, आई एम रियली सॉरी एवरीथिंग। नाज़ली ने रोते रोते अपनी बात मुकम्मल की। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं जाऊंगा और मैंने फ़ैसला कर लिया। फहद शाह ने इसका हाथ पकड़ते एक झटके में से अपने सामने किया। फहद प्लीज़ ऐसा ना कहें, मैं कैसे रहूँगी, आपने वादा किया था ना, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। नाज़ली ने फहद शाह की तरफ देखते हिचकियों से कहा, और बस यहाँ हमारा फहद मोम हो गया। मेरी जान, मैं कहीं भी नहीं जाना। फहद शाह ने इसको अपने हिसार में लेते कहा, सच्ची ना, आप मेरे पास रहोगे ना। नाज़ली ने इतनी मासूमियत से पूछा कि बेइख्तियार झुकते फहद शाह ने इसका गाल चूमा, जिस पर नाज़ली सुर्ख पड़ते आंखें झुका गई। हाँ, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, आइंदा कोई बात नहीं छुपाओगी मुझसे और रोगी नहीं। फहद शाह ने वादा लेने के लिए हाथ नाज़ली के सामने किया, जिसे उसने मुस्कुराते थाम लिया। फहद, ये क्या कर रहे हैं। फहद शाह ने अचानक नाज़ली को अपनी बाहों में उठाया, जिस पर नाज़ली ने हल्की सी चीख मारी। अभी तो कुछ नहीं किया जाना, आगे का पता नहीं। फहद शाह ने उसे बेड पर लिटाया और उस पर झुका। फहद शाह ने इस पर झुकते इसका माथा चूमा और अपने सीने में भींचा। फहद, आप कभी मुझे छोड़ कर तो नहीं जाएंगे। नाज़ली ने उसके सीने में छुपते कहा, जाना, मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ, आपको नहीं। फहद शाह ने जैसे इसका हर डर दूर किया। आप। शामिर शाह थोड़ी देर पहले नींद से बेदार हुआ था, अब फ्रेश होकर वो बाहर जाने का इरादा रखता था। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने हारिस शाह को अपने कमरे में आता देख बोला, हाँ, क्या नहीं आ सकता। हारिस शाह ने दिल में अपने भाई की नज़र उतारते कहा, जो इस वक्त ब्लू चेक शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हुए था और बहुत हैंडसम लग रहा था। नहीं, वो मेरा मतलब नहीं था, अंदर आए। शामिर ने अपने भाई को अंदर आने का रास्ता दिया। बात करनी थी, अगर कहीं जा रहे हो तो मैं बाद में आऊँगा। हारिस शाह ने कहा, नहीं, आप बैठे। शामिर शाह ने इसको बेड पर बैठने का इशारा करते खुद सोफे की तरफ बढ़ा। मीर, यहाँ आओ। हारिस शाह ने बेड पर बैठते उसे अपने पास आने का इशारा किया। जी भाई, सब ठीक है ना। हारिस शाह के इस तरह बुलाने पर शामिर शाह ने अचंभे से पूछा और आकर इसके साथ जगह संभाली। नाराज़ हो मुझसे। हारिस शाह ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते कहा, नहीं। शामिर शाह ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे वही मीर बन जाओ जो बचपन में अपने भाई के बगैर नहीं रहता था, किसी और से ना सही अपने भाई से बात करता था। हारिस शाह ने शामिर शाह को समझाना चाहा, भाई मैं ठीक हूँ, आपसे नाराज़ क्यों होना, आपने सही ही कहा, और अब बच्चा थोड़ी ना हूँ और आपकी अपनी एक फैमिली है, इसमें बिला वजह इन्वॉल्व होना नहीं चाहता मैं। शामिर शाह ने नॉर्मल अंदाज में कहा, मेरी ये क्या बात हुई कि तुम भी मेरी ही फैमिली हो, अपने भाई की जान हो, खबरदार जो ऐसा सोचा। शामिर शाह की बात सुनता तड़प कर बोला, और तड़प ही तो वो गया था, इसका भाई खुद को गैर समझता था। यहाँ आओ। हारिस शाह ने शामिर शाह को खामोशी से फर्श को घूरते देख अपने बाजू हुआ करते कहा। हारिस शाह के बाजू हुआ देख शामिर शाह ने इसका इशारा समझते भी कोई हरकत ना की। मीर, अब थप्पड़ खाओगे और मैंने भूल जाना है कि तुम अब बड़े हो गए हो। हारिस शाह ने उसको मसनूई सा डांटते कहा। वो जानता था कहीं ना कहीं उसका भाई इससे भी नाराज़ है, क्योंकि जब हसन शाह ने इसको घर से भेजा था तब हारिस शाह कुछ ना कर सका था। हारिस शाह के दोबारा कहने पर शामिर शाह कुछ झिझकते हुए हारिस शाह के दोबारा कहने पर शामिर शाह कुछ झिझकते हुए बिल्कुल बच्चों की तरह उसके सीने से लगा। अब बताओ क्या हुआ है, क्यों खुद को अजियत दे रहे हो, भूल जाओ मेरा बेटा। हारिस शाह ने अपने 6 साल छोटे भाई का सर चूमते कहा, भाई मैं ठीक हूँ, और अगर मैं ना भूला होता तो वापस आता। शामिर शाह ने आंखें बंद करते कहा। शामिर शाह को इस वक्त बहुत सुकून मिल रहा था। अच्छा तो मुझसे कोई बात ही कर लो यार।
हारिशा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, भाई मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, शायद पहले था लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि आप ही लोग थे जिन्होंने कभी मुझे नहीं छोड़ा। शामिर शाह ने अपने भाई का गिल्ट दूर किया। इसके बाद वो दोनों भाई काफ़ी देर बातें करते रहे। ज़ारा शाह भी कमरे में आई थी जब इसके फ़ोन पर कॉल आने लगी। जब तक वो फ़ोन तक पहुंचती कॉल बंद हो चुकी थी। या अल्लाह, ये कौन पागल है, इतनी कॉल्स। अपने फ़ोन पर अननोन नंबर से 12 मिस कॉल्स देखकर वो हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? अभी वो सोच रही थी जब कॉल दोबारा आई। इसने जल्दी से कॉल पिक करते पूछा, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर बात कर रहा हूँ मेरी जान। दूसरी तरफ से कामरान मलिक की आवाज़ सुनते फ़ोन हाथ से छूटते छूटते बचा। इसको नंबर कहाँ से मिला था आखिर? हाँ, ज़्यादा मत सोचो, नंबर कैसे मिला और कैसे नहीं ये बताओ, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? कामरान मलिक ने पूछा। आपने कॉल क्यों की है मुझे? ज़ारा शाह ने उसकी बात को इग्नोर किया। वाह, आई लाइक योर एटीट्यूड। कामरान मलिक ने तमस्कराना अंदाज में कहा, आप क्या चाहते हैं? देखे प्लीज़ मेरी जान छोड़ दे। ज़ारा शाह ने बेबसी से कहा, अब तो तुम्हारी जान मुझसे नहीं छूट सकती। कामरान मलिक ने कहका लगाया, जानती हूँ, पर आपको अपना वादा याद है ना? ज़ारा शाह ने हार मानते पूछा। हाँ, क्या था? अगर तुम मेरी बात मान जाती तो आज यूँ मेरे साथ शादी ना करनी पड़ती। कामरान मलिक ने जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया। आप मुझे गुनाह करने का कह रहे थे, ज़ारा शाह ने याद दिलाया। अच्छा, तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? कामरान मलिक ने इसकी बात हवा में उड़ाई। आपने कॉल क्यों की है? कामरान मलिक, ज़ारा शाह ने पूछा। बस ऐसे ही, तुम्हारी ये बेबसी काफ़ी मज़ा देती है तो? कामरान मलिक ने कहका लगाते फ़ोन बंद किया। या अल्लाह, कोई माजा कर दे, मैं क्या करूं? अगर किसी को सच बताया तो वो मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचा देगा। आपको तो सब पता है ना मेरे मालिक, आप तो जानते हैं मैं कितनी बेबस हूँ। आप तो कादिर हैं, कोई माजा कर दे। आपके तो एक कुन की बात है मेरे मालिक। ज़ारा शाह ने रोते हुए अपने रब को पुकारा। और वो कैसे ना सुनता अपने बंदे की पुकार, वो तो शहरक से भी ज़्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? दाऊद खान कल रात पाकिस्तान आ गया था और इस वक्त शामिर शाह के फ्लैट में मौजूद था। दाऊद खान का यहाँ भाई घर था जहाँ वो कल रात रुका था। वालेकुम अस्सलाम खान, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शामिर शाह ने उसके बगल गिर होते कहा। सर मैं ठीक हूँ, दाऊद खान ने जवाब दिया। तुम बताओ, ऑफिस हो गया था ना सेट? शामिर शाह ने अपनी कंपनी के बारे में पूछा और अपना सारा कारोबार पाकिस्तान शिफ्ट कर चुका था। जी सर, हो गया, बस थोड़ा सा रह गया है, वो भी इंशाअल्लाह 2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। दाऊद खान ने तफसील बताई। सही है, कुछ पता चला? शामिर शाह ने दाऊद खान के उसके मकसद के बाबत पूछा। नहीं सर, अभी कहाँ, एक उम्मीद के तहत ही मैं ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। दाऊद खान ने साफ साफ बताया। चलो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और मैंने एजेंसी के बंदों से बात की है, परेशान ना हो, बस दुआ करो वो जहाँ भी हो ठीक हो। शामिर शाह ने इसको हौसला देते कहा। आरिश शाह कब से लैपटॉप पर काम कर रहा था। नायाब शाह जो अभी रूम में आई थी इसको काम करता देखकर बगैर कोई बात किए अपना नाइट सूट निकालने लगी। नाइट सूट निकाल कर वो जैसे ही मुड़ी, आरिश शाह की सीने से टकराई। ये क्या हरकत थी बीवी? आरिश शाह ने इसको ड्रेसिंग रूम के दरवाजे से पिन करते थोड़े सर्द लहजे में पूछा। मैंने क्या किया? अरिश, नायाब इस अचानक पर आफताब पर एक पल को सहमी थी और इस चक्कर में इसने कब आरिश को अर्श बुलाया इसे पता ही न चला, जबकि उसके मुंह से अपने लिए अर्श सुनते आरिश शाह का दिल बेइख्तियार धड़का था। क्या कहा? आरिश शाह ने दोबारा पूछा। मैंने क्या किया? नायाब ने फौरन बात दोहराई। नहीं, मुझे किस नाम से पुकारा? आरिश शाह ने अपना एक हाथ इसकी कमर की गिर्द लपेटते दूसरे हाथ से उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ते ऊपर किया। आरिशा के पूछने पर नायाब को अंदाज़ा हुआ कि उसने आरिश को क्या कहकर पुकारा है। अर्श, नायाब शाह ने हकलाते नाम पुकारा। मेरी जान, आइंदा से मुझे इसी नाम से पुकारना है तुमने। आरिश शाह ने इसके गाल चूमते कहा, जिस पर नायाब ने सुर्ख पड़ते इस बात में सर हिलाया। पर आप गुस्सा क्यों हैं? नायाब शाह को यही फिक्र सता रही थी कि आरिश इससे नाराज़ है। अरे मेरी जान, आपने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए ऐसा किया। आरिशा ने इसको अपने साथ लगाते कहा। आरिश, कितनी बुरी बात है, आपने डरा दिया मुझे लगा आप नाराज़ हैं। नायाब शाह ने नाराज़गी भरी आवाज़ में कहा। बेगम, आपसे चाहकर नाराज़ नहीं हो सकता मैं। आरिशा ने इसके गिर्द हिसार मजबूत करते कहा। अच्छा छोड़े, मैं चेंज करना है। आरिश शाह के लब अपनी गर्दन पर महसूस करते नायाब शाह ने कपकपाती आवाज़ में कहा। बाद में। ये कहते ही आरिशा ने इसे गोद में उठाते बेड पर लिटा गया।
नायाब कुछ कहती पहले ही आरिश उसके अल्फाज इसके मुंह में दबा गया। आरिश ने उसके होठों को आज़ादी बख्श दी, इसकी गर्दन पर लब रखा और साथ ही इसकी गर्दन को हल्का सा पाइट किया, जिस पर नायाब शाह सिसकी। नायाब शाह ने इसकी गर्दन के गिर्द हिसार बांधा, क्योंकि जानती थी इसका शौहर अब इसको नहीं छोड़ने वाला। आहिस्ता आहिस्ता आरिश शाह ने अपनी बीवी पर शिद्दतें लुटाना शुरू की। तानिया शाह इस वक्त अपने रूम में बैठी पढ़ रही थी जब मारिया बेगम इसके रूम में दाखिल हुई। अरे मम्मा, आप मुझे बुला लेती, आप ऊपर क्यों आई? तानिया शाह ने फौरन अपनी बुक साइड पर करते अपनी मम्मा के लिए जगह बनाई। क्योंकि इसका रूम सेकंड फ्लोर पर था, सो इसकी माँ को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। सब बड़ों के कमरे नीचे थे। शाह विला 3 मंजिलों पर मुश्तमिल था। ग्राउंड फ्लोर पर रमज़ान साहब, मरियम बेगम, रिजवान साहब, मारिया बेगम के कमरे और साथ एक गेस्ट रूम था। सेकंड फ्लोर पर सब बच्चों के कमरे और साथ 3 गेस्ट रूम थे, जबकि थर्ड फ्लोर पर 4 कमरे थे, जिसमें जिम, छोटी सी लाइब्रेरी और 2 होम ऑफिस थे आरिश और फहद शाह के लिए, बस ऐसे ही अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने। मारिया बेगम ने उसके पास बैठते उसका माथा चूमा। ओए होए, आज सूरज कहाँ से निकला है? तानिया शाह ने उनके गले में बाजू डालते उनके कंधे से सर टिकाया। मम्मा, आप भी सैड है क्या? तानिया शाह ने अपनी माँ को शरारत पर चिढ़ते ना देख कहा। नहीं मेरी बच्ची, बस सोच रही हूँ कि शायद रुबीना और नाजिम भाई, तानिया शाह के सास ससुर, इनके बच्चे भी इस हादसे का शिकार। मम्मा, आप ऐसी कह सकती हैं? तानिया शाह ने उनकी बात काटते कहा। इसकी आंखों में आंसू जमा हुए। बेशक वो अपने शौहर से नहीं मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसे यकीन था एक दिन इसका शौहर ज़रूर आएगा, क्योंकि सिर्फ रुबीना आंटी और नाजिम अंकल की बॉडी मिली थी, बच्चों की नहीं। तो फिर वो कैसे अपने शौहर को मुर्दा तस्वुर कर सकती है? तानी बच्चे, आई एम सॉरी, मैं बस चाहती हूँ कि तुम भी अपने घर की हो जाओ। मारिया बेगम जानती थी तानिया शाह का रिएक्शन कैसा, कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन वो भी माँ थी। वो कैसे एक ऐसे शख्स के इंतज़ार में अपनी बेटी को बिठाती जिसका मालूम ही नहीं कि ज़िंदा भी है या नहीं। मम्मा, जब वक्त सही होगा ना, जब अल्लाह ताला चाहेंगे, आप देखना सब ठीक हो जाएगा, पर आप प्लीज़ ऐसे मत कहा करें। तानिया जानती थी उसकी मम्मा क्या चाहती है, इसलिए कि इसके लिए कितने ही रिश्ते भी आए थे जिन्हें इसने ये कहकर मना किया कि वो किसी की मनों का है। पर बेटा, इतने साल हो गए, इसे आना तो होता तो वो आ जाता अब तक। मारिया बेगम ने अपनी बेटी को समझाना चाहा। मम्मा, आप क्या चाहती हैं? मैं किसी से शादी कर लूं और फिर अगर वो आ गए तो गुनाहगार हो जाऊंगी मैं? मम्मा, तानिया शाह ने अपनी माँ को कायल किया। मेरी जान, शादी ना करो, अपने करियर पर फोकस करो, लेकिन बच्चे से जहन में रख कर कुछ नहीं होगा, मारिया बेगम ने उसे कहा, जिस पर तानिया शाह ने हाँ में सर हिलाया। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मारिया बेगम ने अपनी बेटी का माथा चूमा और वहाँ से चली गई। तानिया उनके जाने के बाद लेट गई, जानती थी अब पढ़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ कोई था जो तानिया शाह की तस्वीर देख रहा था। बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास होगा, उस शख्स ने तानिया शाह की तस्वीर को देखते कहा और सोने के लिए लेट गया। मम्मा, क्या है यार, मेरा जाना ज़रूरी है, अजीब मुसीबत है। अरीबा इस वक्त फुल तपी हुई थी। वो बस शामिर शाह के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी मम्मा, खाला और अंकल के साथ लंदन जाना पड़ रहा था। वजह इनके 2 रिश्तेदारों ने आगे पीछे अपनी बच्चों की शादियां रख ली थी, जिस वजह से इसे 20 दिन वहां गुजारने पड़े थे। अब वो मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अंकल का खास पैगाम था कि वो साथ लाजमी जाएगी। अरीबा, क्या हो गया है? हसन भाई ने खास तुम्हारा कहा है। तबस्सुम बेगम ने अपने हाथ पर नेल पॉलिश लगाते कहा। आपको पता है ना, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था घूमने। अब 20 दिन पहले वहाँ शादियों में गुजारूं और फिर आकर 1 महीना इन सब के साथ, और फिर मेरा शूट भी है, इसमें 10-15 दिन अलग लगेंगे। अरीबा ने तड़क कर कहा। इसने अभी 1-2 दिन पहले ही प्लान किया था फ्रेंड के साथ ट्रिप पर जाने का, और अरीबा एक फैशन मैगजीन के लिए मॉडल थी, जिसके लिए इसका आए दिन कोई ना कोई शूट होता था। वो एक वेस्टर्न मैगजीन था, इसीलिए अरीबा को इसके लिए ज़्यादातर नाज ब्याह लिबास पहनना था, जिससे इससे तो कोई मसला ना था। इस बात से सिवाय तबस्सुम बेगम के कोई वाकिफ ना था। तो जाओ दोस्तों के साथ, मैंने कब मना किया है? और जहाँ तक शूट की बात है तो इससे भी नहीं रोका। तबस्सुम बेगम ने लापरवाही से कहा। तो मैं शाह मीर से कब मिलूंगी? अरीबा ने दाँत पीसे।
पागल लड़की, जाओ ऐश करो, अभी उसके सामने जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम इसी दिन इससे मिलना जब वो शादी के लिए हाँ करेगा। तबस्सुम बेगम ने फौरन कहा। क्यों? अरीबा को समझ ना आया। देखो, इस दौरान हसन भाई इससे मना ही लेंगे। तब तक ऐश करो और तुम्हारा ही है। अब मिलो बाद में, शादी तो तुमसे ही होनी है उसकी। बस इतना कहना था कि अरीबा फौरन हामी भर गई। ओके, वैसे सही किया आपने, शादी तो इसकी मुझसे ही होनी है, अरीबा ने गुरूर से कहा। लेकिन दोनों माँ बेटी ये भूल रही थी कि उनके कहने से कुछ नहीं होगा, होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा। माजी, मेरा सर। ज़ारा शाह और मनाल इस वक्त अपनी क्लास से फ्री होकर लाइब्रेरी जा रही थी कि कॉरिडोर से मुड़ते वक्त ज़ारा शाह का सर एक चट्टानी सीने से टकराया, जिस पर वो अपना सर थाम गई। कामरान मलिक, जो अपने ध्यान चलता आ रहा था, अपने साथ टकराई इस लड़की को देखने लगा, जो इस वक्त ब्लू कलर की सादा शलवार कमीज पहने सर पर नफासत से हिजाब बांधे हुए थी। कामरान मलिक ने अभी तक इसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसका हाथ अभी तक इसके माथे पर था, जिस वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जरी, ठीक हो ना तुम? मनाल ने फौरन इसके करीब जाते पूछा। हाँ। ज़ारा शाह की आंखों में हल्की सी नमी थी, क्योंकि काफ़ी ज़ोर से लगा था। फिर भी उसने जवाब दिया। ज़ारा शाह ने जवाब देते अपने माथे पर से हाथ हटाया और कामरान मलिक इस लड़की के चेहरे को देख कर रह गया। क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है? आप देख कर नहीं चल सकते? मनाल की गुस्सेली आवाज़ पर कामरान मलिक ने ज़ारा शाह से नजरें हटाकर इसे देखा, जो इस वक्त गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ घूर रही थी। मैं इसमें देख ही कर ही आ रहा था, मगर आपकी दोस्त का ध्यान शायद कहीं और था। कामरान मलिक ने अपना दफा करते कहा। मीनू, छोड़ो यार, मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी, आप जाएं। ज़ारा शाह ने मनाल को बाजू से पकड़ते कामरान मलिक को सॉरी बोला और वहां से निकल गई, क्योंकि वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी। जबकि कामरान मलिक की नज़रों ने दूर तक इनका पीछा किया। मासूम चिड़िया। कामरान मलिक ने ज़ारा शाह के जाते ही उसे नाम दिया, क्योंकि उसका सहमा चेहरा कामरान मलिक को भाया था। इस पहली मुलाकात के बाद तो कामरान मलिक ने जैसे मामूल बना लिया, वो हर जगह मौजूद होता जहाँ ज़ारा शाह होती। मनाल ने कई मरतबा उसे मना भी किया, लेकिन कामरान मलिक सदा का ढीठ फिर भी ना बाज आया, क्योंकि वो ज़ारा शाह को दिल ही दिल में चाहने लगा था। इसे इसकी मासूमियत बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। हाँ भाई बरखुरदार, बाप को भूल गए हो? कामरान मलिक इस वक्त अपने डैड से कॉल पर बात कर रहा था। नहीं डैड, बस ऐसे ही बिजी था। कामरान मलिक से कोई बात ना बनी तो इतना ही कहकर खामोश हो गया। बेटा, मैं बाप हूँ तुम्हारा, सच बताऊँ, वरना जो खबर मुझे मिली है मैं खुद आकर उसकी हकीकत पता करूँगा। आशिर मलिक ने ज़ोमाइनी अंदाज में कहा। ऐसा क्या पता लग गया? कामरान मलिक ने पानी का गिलास लबों से लगाया ही था कि अपने डैड की अगली बात पर इसके मुंह से पानी का फव्वारा निकला। बहू खासी प्यारी ढूंढी है तुमने, आशिर मलिक ने कहा। डैड यार, कामरान मलिक ने रोतू आवाज़ में कहा। वो सिर्फ अपने डैड के साथ ही यूं करता था। मम्मा बचपन में ही चल बसी थी और बहन भाई कोई था नहीं। अच्छा बताओ तो, आशिर मलिक ने अपने बेटे को लताड़ा। पता नहीं डैड, पर वो बहुत अच्छी लगती है, इसकी मासूमियत बहुत अट्रैक्ट करती है। कामरान मलिक की आंखों के सामने ज़ारा शाह का मासूम चेहरा आया, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। बेटा, आपको मोहब्बत हो गई है? आशिर मलिक ने इसकी बात सुनते कहा। हाँ डैड, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका रिश्ता मांगे। कामरान मलिक ने अपने बाप को अगले अमल से आगाह किया। ठीक है, मैं लगाता हूँ चक्कर, बस मीटिंग्स ख़त्म हो जाए। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। आशिर मलिक ने हामी भरी और फ़ोन काट दिया। आशिर मलिक इस वक्त एक बिजनेस प्रोजेक्ट की वजह से दुबई गए हुए थे। इन्हें आने में 3 महीने लग सकते थे। शामिर शाह को पाकिस्तान आए 1 महीना हो चुका था। इस दौरान वो ऑफिस भी स्टार्ट कर चुका था। शामिर शाह और बाकी सब 2 दिन बाद ही आने के घर से शाह पैलेस शिफ्ट हो चुके थे। अच्छी बात ये थी कि हसन शाह और फातिमा शाह बैरून मुल्क गए थे और अभी कम से कम वो वापस नहीं आने वाले थे। दूसरी तरफ ज़ारा शाह के एग्ज़ाम भी शुरू हो चुके थे। वो भी सुकून थी, क्योंकि गुजरे 1 महीने में कामरान मलिक ने उसे बिल्कुल तंग नहीं किया। आ जाए। शामिर शाह, जो अपने ऑफिस में बैठा कोई फाइल रीड कर रहा था, इसे आने वाले को इजाज़त दी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वो ये इनविटेशन कार्ड है जो मिस्टर अल्ताफ़ की तरफ से आया है। वो चाहते हैं आप इनकी यूनिवर्सिटी विज़िट करें और वहाँ पर बच्चों को बिज़नेस से रिलेटेड कुछ टिप्स दें। शामिर शाह के ऑफिस में दाखिल होते दाऊद ने बताया। किस दिन? शामिर शाह वैसे तो ऐसी जगहों पर नहीं जाता था, लेकिन अल्ताफ़ साहब इसके उस्ताद रह चुके थे, सो इसने जाने का सोचा। कल सर, दरअसल कल इनके बिजनेस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर जाएंगे, दाऊद खान ने बताया, जिस पर शामिर शाह ने कुछ देर सोचने के बाद हामी भरी।
ठीक है, दाऊद कल कोई मीटिंग वगैरह तो नहीं? शामिर शाह ने पूछा, जिस पर दाऊद ने खान ने नफी में जवाब दिया। सदरा कहाँ हो यार? हारिशा जब से घर आया था अपनी बीवी को ढूंढ रहा था, जो पता नहीं कहाँ थी। इसने हर जगह देख लिया, अहमद के कमरे में भी, जहाँ अहमद शाम मज़े से सो रहा था। हारिशा ने छत पर जाने का सोचा, लेकिन इससे पहले ही इसके मोबाइल में मैसेज ट्यून बजी। मैसेज सदरा शाह की तरफ से था, जो इसको ऊपर छत पर ही बुला रही थी। हारिशा 2 मिनट में छत पर पहुंचा और एक पल को हैरान रह गया, क्योंकि छत को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। छत के बिल्कुल सेंटर में एक टेबल पड़ी थी, जिस पर केक रखा गया था, जबकि दरवाजे से टेबल तक पहुंचने के रास्ते में फूलों से एक रास्ता बनाया हुआ था। आसपास बलून्स पड़े थे और सामने ही उसकी बीवी ब्लैक कलर की पैरों को छूती फ्रॉक पहने, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए, हारिशा को चारों खाने चित करने के लिए खड़ी थी। ये सब क्या है? हारिशा को समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए अपनी बीवी के करीब जाते इसको खुद से लगाते पूछा, हारिस वो? सदरा शाह ने आंखों में आंसू लिए अपने शौहर से कुछ कहना चाहा। क्या भाईजान, रो क्यों रही हो? हारिशा इसको यूं रोता देखकर परेशान हुआ और इसे अपने सीने में भींचते पूछा। सदरा शाह ने बिगैर कुछ कहे हारिशा के हिसार से खुद को आज़ाद कराया और अपने कदम टेबल की तरफ बढ़ाते वहां से एक वाइट फोल्ड पेपर उठाया और लाकर हारिशा के हाथ में रख दिया। हारिशा ने इस रिपोर्ट को देखा, जो हॉस्पिटल की थी। किसी खदशे के तहत हारिशा का दिल शिद्दत से धड़का। वो जैसे जैसे रिपोर्ट को पढ़ रहा था, वैसे वैसे इसकी आंखों से आंसू रवा थे, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा था कि सदरा शाह प्रेग्नेंट है, यानी वो बाबा बनने वाला था। अहमद शाह की पैदाइश के बाद सदरा शाह के 2 मिसकैरेज हुए थे। सच? खुशी के मारे हारिशा के मुंह से अल्फाज निकलने से इनकारी थे। इसे फकत इतना ही कहा, जिस पर सदरा शाह ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। हारिस शाह ने फौरन से अपनी बीवी को अपने हिसार में लेते इसका माथा चूमा, जिसने उसे अपनी बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। सदरा शाह ने भी इसके सीने से लगते आंखें मूंदी। मेरी जान, बहुत शुक्रिया मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। हारिस शाह ने इसके गाल चूमते कहा, चलो आओ केक कट करें, फिर नीचे जाकर शुक्राने के नवाफिल अदा करते हैं। हारिस शाह ने मशवरा दिया, क्योंकि इस रब का शुक्र तो ज़रूरी था, जिसने इतनी बड़ी नेमत अता की, और इस चीज़ का हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ दुख में ही नहीं, खुशी में भी अल्लाह को याद करें। अक्सर लोग जब मुश्किल में होते हैं तो अल्लाह से रोज़ दुआ करते हैं, लेकिन जैसे ही इन पर खुशी का वक्त आता है तो शुक्र नहीं करते, अल्लाह को याद करना छोड़ देते हैं, जबकि हमें हर हाल में अल्लाह को याद करना है। मम्मा खैरियत? आज सुबह सुबह इतना सब कुछ मंगवा रही हैं, क्या बात है? बारात लेकर जा रहे हैं क्या हम? आलियान शाह ने सीढ़ियों से उतरते अपनी मम्मा की सामान की लिस्ट सुनते कहा, जो वो ड्राइवर को बता रही थी। बेटा जी, आपकी हरकतें हैं, क्या आपकी बारात लेकर जाएं? निम्रा बेगम ने इसको आंसू आंखें दिखाते कहा। मम्मा क्या हुआ है मेरी हरकतों को? आलियान शाह ने लड़ाकू औरतों की तरह कहा। तुम नहीं सुधर सकते, निम्रा बेगम ने तासिफ से कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मेरी रुखसती करवा दे, बीवी आएगी तो सुधार लेगी मुझे। उसकी फिर रुखसती वाली बात पर निम्रा बेगम ने अपना सर पीट लिया। आली, चुपचाप नाश्ता करो और ऑफिस जाओ, अभी मैंने अपनी मासूम बच्ची को तुम्हारे पल्ले नहीं डालना। निम्रा बेगम ने अपनी बहू की तरफदारी करते कहा। मामा, वो मासूम और मैं? आलियान शाह ने फुल ड्रामाई अंदाज में कहा। तुम अपनी मम्मा के शहजादे? निम्रा बेगम ने अपने बेटे का माथा चूमते कहा और किचन में चली गई। इनके बच्चे सदरा शाह और आलियान शाह ही तो थे, इनका कुल असासा। पीछे आलियान शाह ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। इसकी मम्मा अच्छे से इसे हैंडल करना जानती थी। वैसे काफ़ी दिन हो गए मासूम लोमड़ी से मिले, एक मुलाकात तो बनती है। और इसने मेरा फ़ोन काटा था, इसका बदला कौन लेगा? आलियान शाह ने अपनी मनुका को याद करते कहा। अब वो तेज़ तेज़ नाश्ता कर रहा था, क्योंकि इसे ऑफिस जाने से पहले अपने ससुराल जाना था। शामिर शाह इस वक्त ब्लैक 3 पीस सूट पहने अल्ताफ साहब की तरफ जा रहा था। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। शामिर शाह की फॉर्च्यूनर अपनी मंजिल की तरफ रवा थी और इसकी गाड़ी के पीछे गार्ड्स की 2 गाड़ियां थी। दाऊद खान उसके साथ नहीं आया था, क्योंकि शामिर शाह नहीं चाहता था कि वो दोनों ही ऑफिस से गायब हो, इसीलिए दाऊद खान ऑफिस में चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद शामिर शाह की गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हुई और इसके पीछे ही गार्ड्स की गाड़ियां भी। इतनी महंगी गाड़ियों को देखकर और भी जो सीधा अंदर दाखिल हुई, पार्किंग में जाने की बजाय सब स्टूडेंट्स वहीं रुक कर देखने लगे। गाड़ी के रुकते ही शामिर शाह अपनी तमाम तर वजाहत के लिए गाड़ी से उतरा, जबकि इसे इस खुबरू मर्द को देखकर कितनी ही लड़कियों के दिल धड़के थे। शामिर शाह इन सबको इग्नोर करता अल्ताफ साहब के ऑफिस में तलाश में कदम बढ़ा गया। बच्चों के पेपर्स थे, सो ज़्यादातर
बच्चे क्लास में थे और जिनका हो गया था कुछ घर रवाना हो गए थे, तो कुछ अभी इधर उधर फिर रहे थे। शामिर शाह एक कॉरिडोर से गुजर रहा था जब इसे खाली क्लास से एक लड़की की आवाज़ आई। ना चाहते हुए भी शामिर शाह इनकी बातें सुनने लगा। यार कामी, तू तो मोहब्बत करता था ना उससे, फिर ऐसा क्यों कर रहा है? साजिद ने कामरान मलिक की तरफ देखते कहा। हाँ यार, मैं भी मुत्तफिक हूँ इस बात पर। साजिद की बात से क्यों इस बेचारी की ज़िंदगी तबाह करने जा रहा है? हमाद ने भी फिक्रमंदी से कहा। वो तीनों शरारतें करते थे लेकिन लड़कियों की इज्जत करते थे। तुम तीनों अपनी बकवास बंद रखो। मैं सिर्फ इसके साथ एक रात गुजारूंगा और अगले दिन तलाक इसके मुंह पर मार दूंगा। फिर मेरी बला से जहाँ मर्जी जाए, जिस मर्जी से शादी करे। कामरान मलिक की बात सुनकर वो दोनों चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने इसके हर अच्छे बुरे काम में साथ दिया, लेकिन इस काम में वो हरगिज इसका साथ नहीं देने वाले थे। इनके घर भी बहनें थी, वो नहीं चाहते थे कल को इनका किया इनकी बहनों के आ गए। जबकि कामरान मलिक गहरी सोच में डूब गया। क्या वो सही कर रहा था? शामिर शाह ने नफरत से कामरान मलिक को देखा और वहां से चला गया। इसे 7-8 मिनट बाद अल्ताफ साहब का ऑफिस मिल गया। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ साहब, कैसे हैं आप? शामिर शाह ने इनसे मुसाफा करते पूछा। मैं ठीक बरखुरदार, तुम बताओ। 1 महीने से आए हो लेकिन मेरी तरफ चक्कर नहीं लगाया। अल्ताफ साहब ने दोनों के लिए कॉफ़ी मंगवाते कहा। बस ऑफिस में ही मसरूफ था, आज इसीलिए आया हूँ कि आपकी शिकायत दूर हो। शामिर शाह ने हल्का सा मुस्कुराते कहा। थोड़ी देर बाद पियून कॉफ़ी लेकर आ गया। इन दोनों ने कॉफ़ी पीने के साथ साथ हल्की फुल्की बातें की। आ जाओ, आधा घंटा रह गया है, एडिटोरियम में चलते हैं। अल्ताफ साहब ने थोड़ी देर बाद खड़े होते कहा। आप चलें, मैं आता हूँ। कॉल अटेंड करके आप मुझे बस रास्ता बता दें। शामिर शाह उठता उससे पहले ही इसका फ़ोन बजा। चलो ठीक है, मैं एडिटोरियम में जाता हूँ। मेरे ऑफिस से बाहर आओगे तो तुम्हें दाएं तरफ वाले कॉरिडोर में वहाँ मुड़ना है और सीधा आ जाना, ऑडिटोरियम दिख जाएगा। अल्ताफ साहब ने उसे रास्ता बताया और चले गए। दूसरी तरफ ज़ारा शाह का पेपर हो गया और अब वो ऑडिटोरियम जाने का इरादा रखती थी क्योंकि तानिया शाह वहीं थी। वो अपने ध्यान आगे बढ़ रही थी जब किसी ने उसका बाजू पकड़ते उसे खींचा और यूनी की बैक साइड पर ले गया। ज़ारा शाह इस अचानक आफताब पर बौखलाई। इसने चिल्लाना चाहा पर इससे पहले ही खींचने वाले ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। शामिर शाह जो ऑडिटोरियम की तरफ जा रहा था, यूं किसी को ज़बरदस्ती लड़की को ले जाते देखकर इसका दिमाग घुमा। ना चाहते हुए भी इसने इनके पीछे कदम बढ़ाए। वो लाख लड़कियों से नफरत करे लेकिन अपनी आंखों के सामने ऐसी चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नायाब, रूम में आओ। नायाब शाह और नाजली इस वक्त लॉन्च में बैठी थी। रमज़ान साहब और रिजवान साहब आज ऑफिस का चक्कर लगाने निकले थे, जबकि मारिया बेगम और मरियम बेगम अपनी एक जानने वाली के घर गई थी। जब अचानक ही आरिश शाह की आवाज़ ने नायाब को उछलने पर मजबूर किया। वो इसे कहते रुका नहीं बल्कि रूम में चला गया। मैं आती हूँ, तुम बैठो। नायाब शाह आरिश को इस वक्त देखकर परेशान हुई थी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो ऑफिस गया था और अभी 12 बज रहे थे। नहीं भाभी, आप आराम से जाए, मैं रूम में ही जा रही हूँ। नाजली ने कहते अपने कमरे का रुख किया। आरिश, क्या हुआ है? आप इस वक्त सब ठीक है ना? नायाब शाह ने आरिश को यूं बैठे किसी गैर मरई नुक्ते को सोचते देखा तो कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही। आरिश शाह ने खुद को कंपोज करते कहा। आरिश आरिश आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। नायाब शाह ने अपने शौहर के हाथ थामते कहा। नायाब, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? अगर मैं कोई बात करूं क्या तुम मेरा साथ दोगी? आरिश शाह ने इसकी तरफ देखते कहा। जी आरिश, मुझे बताए क्या हुआ है? नायाब शाह को अब सच में परेशानी हुई। नायाब प्लीज़ हाइपर मत होना और ध्यान से सुनना। मैं जो भी कहूँगा किसी वजह से कहूँगा। अभी मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ और भरोसा चाहिए। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हें बेइंतहा चाहता हूँ। आरिश शाह ने इसके हाथ से हिलाते कहा। आप बताएं आरिश, क्या हुआ है? नायाब शाह ने इसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करते कहा। नायाब, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं बता सकता क्यों, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरा साथ दो और घर वालों को मनाओ और मुझे इजाज़त दे दो। आरिश शाह ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात मुकम्मल की, जबकि नायाब शाह तो जैसे पत्थर सी हो गई थी। इसका शौहर शादी के महज 3 से 4 महीने बाद इससे दूसरी शादी की इजाज़त मांग रहा था। आरिश, आप मजाक कर रहे हैं ना? देखे ऐसा मजाक ना करे, मेरा दिल बंद हो जाएगा। नायाब शाह ने आरिश शाह की तरफ देखते कहा। इसकी आंखों से आंसू लड़ियों की मानीन बह रहे थे। नहीं, आरिश शाह ने एक लफ्ज़ी जवाब देते नायाब शाह की तरफ देखा जो बेयकीनी से उसे देख रही थी। नायाब, मेरी बात सुनो। तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगी, तो फिर रो क्यों रही हो? आरिश शाह ने बेबसी से कहते उसे थामना चाहा। नायाब शाह ने उसे झटका। आप मुझसे मेरी जान मांग रहे हैं और मैं रो भी ना?
नायाब शाह ने चिल्लाते हुए कहा। नायाब, मेरी जान, मेरी दूसरी शादी करूंगा, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम इश्क हो मेरा और सिर्फ बीवी होगी मेरी वो। आरिश शाह ने नायाब के नज़दीक आते कहा। दूर रहे मुझसे। मैं इश्क हूँ आपका? तो वो क्या है जिससे शादी करने के लिए आप यहाँ मुझसे इजाज़त मांग रहे हैं? नायाब शाह ने इसे दूर होते हुए रोते हुए कहा। मोहब्बत करते हैं इससे? नायाब शाह ने इसकी तरफ देखते कहा, जिस पर आरिश शाह ने नजरें चुराई। मैं नहीं दूंगी आपको इजाज़त, और अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो मुझे तलाक देनी पड़ेगी। नायाब शाह ने इसे सपाट अंदाज में कहा, जिस पर आरिश शाह का मीटर घुमा। एक बात मेरी सुन लो नायाब आरिश शाह, मैं दूसरी शादी भी करूंगा और तुम भी मेरे पास रहोगी। अगर अब तलाक का नाम लिया तो जान से मार दूंगा तुम्हें भी और खुद को भी। आरिश शाह ने इसका बाजू जकड़ते कहा। आरिश शाह की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि नायाब शाह को लगा इसकी बाजू टूट जाएगी। आरिश शाह जानता था नायाब शाह का रिएक्शन सख्त होगा, पर वो इतनी शफाक बात करेगी इसे अंदाज़ा ना था। लेकिन वो नहीं जानता था कि औरत अपनी मोहब्बत में हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, मगर शराकतदारी बर्दाश्त नहीं करती। तो नायाब शाह कैसे करती? ठीक है आरिश, मैंने आपको इजाज़त दे दी और मैं सब घर वालों को भी मना लूँगी, मगर याद रखिएगा उसके बाद नायाब शाह पर आपका हक नहीं रहेगा। आप मेरे जिस्म पर अपनी हुक्मरानी कर पाएंगे, मगर मेरे दिल पर नहीं। नायाब शाह ने सपाट अंदाज में कहते इसे अपने बाजू आज़ाद करवाए और ड्रेसिंग में बंद हो गई। इसके जाते ही आरिश शाह भी वहाँ से चला गया। ये क्या हरकत है कामरान, छोड़े मुझे। कामरान मलिक ने ज़ारा शाह को बैक साइड पर ले जाते इसके मुंह पर से हाथ हटाया ही था कि ज़ारा शाह फौरन चीखी और इससे दूर हुई। शट अप, तमीज़ से बात करो, कामरान मलिक दहाड़ते हुए कहा, जिस पर ज़ारा शाह 2 कदम पीछे हटी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ज़ारा शाह ने कांपते हुए पूछा। क्योंकि इस वक्त इन दोनों के अलावा यहाँ कोई मौजूद नहीं था। आई वॉन्ट टू किस यू। कामरान मलिक ने इतनी बड़ी बात ऐसी कही जैसे वो कोई आम बात कर रहा हूँ। इसे सोच लिया था कि बस इसके साथ एक आध तस्वीर लेकर इसके घर वालों को भेज देगा और शादी से इनकार कर देगा। इसका मकसद सिर्फ रमज़ान शाह का गुरूर तोड़ना ही था। आप पागल हैं, क्या बकवास कर रहे हैं? ज़ारा शाह ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। शट अप, समझ नहीं आई मुझसे? इस लहजे में बात मत करो वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। कामरान मलिक ने उसके हिजाब में मुकीद बालों को मुट्ठी में जकड़ते कहा। छोड़ो मुझे घटिया इंसान। ज़ारा शाह ने उसकी गिरफ्त से निकलने की मज़ामत की। शामिर शाह जो इन दोनों के पीछे आया था, कामरान मलिक को देखते ही पहचान गया कि ये वही सुबह वाला लड़का है, और इसकी बात सुनते शामिर शाह की गर्दन की रगें तनी थी। इससे पहले वो आगे बढ़ता वहाँ जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। कामरान मलिक ज़ारा शाह के चेहरे पर झुकता कि इसके मुंह पर पड़ने वाले जन्नाटेदार थप्पड़ ने उसे रोक दिया। वो चेहरे पर हाथ रखे सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था, जिसका चेहरा रोने और गुस्से के सबब लाल हो गया। थप्पड़ मारते ही वो वहाँ रुकी नहीं, बल्कि फौरन वहाँ से भागी। शामिर शाह ने फकत इसका आधा चेहरा देखा था। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात मान लेती तो बच जाती। अब शादी तो होगी। पहले मैं तुम्हें तलाक देता, मगर अब मैं तुम्हें हर रात किसी नए मर्द के बिस्तर की जीनत बनने पर मजबूर करूंगा। तुम्हें जीते जी ना मारा तो मेरा नाम भी कामरान मलिक नहीं। बस एक बार मेरी दस्तरस में आओ। कामरान मलिक गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। शामिर शाह की आंखें उसकी बात सुनते सुर्ख पड़ी थी। ज़ारा शाह वहाँ से भाग कर जाना चाहती थी। अगर वो वाकई कुछ कर देता, ये सोचते ही इसके आंसू मजीद रवां हुए। शामिर शाह को ना जाने क्यों गुस्सा आ रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। वो अपने मोबाइल पर मेल चेक करता एडिटोरियम की तरफ जा रहा था जब एक नाजुक वजूद इससे टकराया, जिसकी वजह से उसका महंगा तरीन मोबाइल ज़मीन बोस हुआ। ज़ारा शाह जो भागते हुए साथ साथ पीछे भी देख रही थी, अचानक शाहमीर शाह से टकराई। खुद को गिरने से बचाने के लिए उसने शाहमीर शाह के कोट को सीने से मुट्ठियों में बीचा, जबकि मुकाबिल ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे गिरने से बचाया। शामिर शाह कुछ कहने के लिए मुंह खोलता कि मुकाबिल के सफ़ेद हिजाब के हाले में मौजूद चेहरे पर नज़र पड़ते ही इसके मुंह से अल्फाज निकलने से इनकारी हुई। क्या कोई इतना मासूम भी हो सकता है? शामिर शाह ने इसके चेहरे को तकते सोचा, जो आंखें बंद किए इसके कोट को मुट्ठियों में बीचे रो रही थी। इसका सफ़ेद रंग जो रोने के सबब लाल हो रहा था, छोटी सी नाक जो सुर्ख पड़ती किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी, बारीक लब, घनी मुड़ी हुई पलकें जो इस वक्त इसकी आंखों पर साया फगन थी। छोड़े मुझे। ज़ारा शाह ने खुद को जब किसी के हिसार में महसूस किया तो आंखें खोलते पीछे हटना चाहा, जबकि शामिर शाह हर चीज़ का होश भुलाए खुद को इन आंसुओं से लबरेज सरमई नैन कटोरे में डूबता महसूस कर रहा था। रोने के बाद इसकी आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। प्लीज़ पीछे हो, ज़ारा शाह ने दोबारा कहा, जिससे शामिर शाह होश की दुनिया में लौटा। अचानक शामिर शाह को बैक साइड का वाकया याद आया। एक लम्हे में वो फौरन फासला कायम किया।
इसकी आंखें सुर्ख हुई। अंधी हो, नजर नहीं आता? मेरा मोबाइल तोड़ दिया, ध्यान कहाँ था? शामिर शाह को मोबाइल टूटने का रत्ती बराबर दुख ना हुआ था, मगर इसको ज़ारा शाह का कामरान मलिक के नज़दीक होना याद आया तो इस पर चीखा, आई एम सो सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। ज़ारा शाह ने हिचकियों से रोते कहा, दफ़ा हो जाओ। शामिर शाह को ना जाने क्यों मगर गुस्सा आ रहा था जो बिला वजह ज़ारा शाह पर निकाल चुका था। इसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो इस लड़की से नफरत नहीं कर पा रहा, क्यों इसकी फिक्र कर रहा है, क्यों इसको इस लड़के के करीब देखकर इसे गुस्सा आया था। इसके चिल्लाने की वजह से बाकायदा ज़ारा शाह के जिस्म में कपकपी तारी हुई। शामिर शाह को एकदम ही अपने रवैये पे एहसास हुआ और वो इसे यूं रोते देख शामिर शाह को बुरा लगा। इससे पहले शामिर शाह कुछ कहता, इसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ज़ारा मेरी जान, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? तानिया शाह जो इसे ढूंढ रही आ रही थी, इसको रोता देखकर जल्दी से इसको अपने गले लगाते पूछा, तानी? ज़ारा शाह ने इतना कहते फूट फूट कर रोना शुरू किया। मेरी जान क्या हुआ है, बस रोते नहीं है, किसी ने कुछ कहा है? तानिया शाह ने इसके आंसू साफ करते इसकी पीठ सहलाई, जबकि शामिर शाह इस लड़की को यूं ज़ारा शाह पर हक जताना एक आंख न भाया। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो ये यहाँ कोई नहीं था ना तो मैं डर गई। ज़ारा शाह ने बहाना बनाया। इसमें डरने वाली कौन सी बात थी, मुझे कॉल कर लेती। तानिया शाह ने इसको दोबारा गले लगाते कहा, आप तो शामिर शाह है ना, शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑनर, राइट? तानिया शाह ने ज़ारा शाह के पीछे 2 कदम के फासले पर खड़े शामिर शाह को देखते कहा, जिस पर इसने इस बात में सर हिलाया और एडिटोरियम में चला गया। लेकिन एक बार तानिया शाह के गले लगी ज़ारा शाह को मुड़कर देखना ना भूला। नायाब, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ये एक जुमला ही नायाब शाह के दिमाग में घूम रहा था। वो पिछले 2 घंटे से ड्रेसिंग में ज़मीन पर बैठी रो रही थी। अब तो आंसू भी सूख गए थे। आखिर को ऐसा कौन सा गुनाह किया था उसने कि इसका शौहर दूसरी शादी करना चाह रहा था। इसकी मोहब्बत को एक लम्हे में आरिश शाह ने 2 कौड़ी का कर दिया था। ऐसी कौन सी कमी रह गई थी इसके प्यार में? नायाब शाह ने कर्ब से सोचा और मोर क्लिकेगा, एक लड़की ऐसी भी थी जिसके शौहर ने फ़कत शादी के 3 महीने बाद ही दूसरी शादी की ख्वाहिश जाहिर करते इसका दिल करचियों में तोड़ा था। नायाब शाह चीखना चाहती थी, आरिश शाह का गिरबान पकड़कर पूछना चाहती थी कि इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। क्या आरिश इसके सर पर सौतन लाने वाला था? पर नहीं, वो समझदार लड़की थी। इसने सोच लिया था कि अब वो खामोश रहेगी और सब्र करेगी और अब आरिश शाह को कुछ नहीं कहेगी। अब वो आरिश शाह से कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं रखेगी। अब इसको सब्र करना है और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आलियान शाह इस वक्त अपनी मनोका के घर के दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। ये एक छोटा सा मकान था जो 3 कमरों पर मुश्तमिल था। कौन है? अंदर से दुआ की अम्मी को कौसर आलम की आवाज़ आई। आंटी, मैं हूँ आलियान, इसे फ़ौरन से कहा, जिस पर दुआ की अम्मी ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और अंकल कहाँ हैं? आलियान शाह ने अंदर दाखिल होते ही उनके सामने अपना सर झुका दिखा, जिस पर उन्होंने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। आलियान शाह जानता था फिलहाल इसकी लोमड़ी और सास के अलावा घर में कोई नहीं होगा, इसीलिए वो भी आप भी आया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम्हारे अंकल दुकान पर है? तुम इस वक्त खैरियत है ना? दुआ की अम्मी ने इसे सोफे पर बिठाते बताया। जी, वो दुआ से कुछ काम था। कहाँ है वो? आलियान शाह ने मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते कहा, बेटा वो अपने कमरे में मैं बुलाती हूँ। दुआ की अम्मी ने कहा, नहीं आंटी आप बैठे, मैं चला जाता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। आलियान शाह ने शरीफ बनते कहा, नहीं नहीं बेटा जाओ, तुम्हारी बीवी है, मुझे क्या एतराज़ होगा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। और दुआ की अम्मी सदा की मासूम फ़ौरन उसे इजाज़त दे डाली। इसलिए तो आलियान शाह अपने ससुराल की गैर मौजूदगी में आता था, क्योंकि वो हिटलर के जाने नशीन से कम ना थे। वो आलियान के नाटक में नहीं आते थे। ओहो, नाटक में नहीं आते थे? अरे नहीं आंटी, मैं नाश्ता करके आया हूँ, आप आराम करें, मैं दुआ से बात करके आया, इसकी अकल ठिकाने लगा कर आता हूँ। आलियान शाह ने उनके सामने मासूम बनते दिल में कमीनगी से सोचा। आलियान शाह सीधा दुआ के कमरे में आया तो नॉक करने की उसे जहमत हरगिज़ नहीं की थी। आखिर को इसकी मनोका का कमरा था, भला वो क्यों नॉक करता? आलियान शाह कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर कोई नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, मतलब मासूम लोमड़ी नहा रही थी। आलियान शाह बेड पर लेट गया और वहाँ पड़ा दुआ का दुपट्टा अपने चेहरे पर रख लिया। दुआ और आलियान का निकाह
पसंद से हुआ था। दुआ के अब्बू आलियान शाह के बाबा के दोस्त थे। दुआ और आलियान की दोस्ती बचपन से थी। दोनों एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था और कब इनकी दोस्ती मोहब्बत में बदली दोनों को अंदाज़ा ना हुआ। और फिर 2 साल बाद आलियान शाह ने अपनी मोहब्बत को अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर अपने निकाह में कबूल किया, लेकिन रुखसती ना हुई क्योंकि दुआ की दादी ने साफ साफ कहा था कि पहले उसके ताया की बेटी की शादी होगी, फिर दुआ रुखसत होगी। इस अजीब शर्त पर आलियान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या ही किया कर जा सकता था। इन दोनों की उम्र में 8 माह का फर्क था, इसीलिए एक दूसरे को चिढ़ाना अपना फर्ज समझते थे। तेरे बिन दिल नहीं लगता मेरा ढोलना, तेरे बिन दिल नहीं लगता मेरा ढोलना। दुआ आलिम वॉशरूम से निकलती लहक लहक कर गाना गुनगुनाती बाहर निकली। आलियान शाह तो अपनी मनूका को दिख रहा था जो राहत फतेह अली खान बनने की कोशिश कर रही थी। वह इस वक्त लाइट पर्पल कलर की सादा शलवार कमीज में बगैर दुपट्टे के आलियान शाह का ईमान डगमगा रही थी। मेरा भी दिल नहीं लगता तुम्हारे बिगड़ जाने मन, आलियान शाह ने उसके करीब जाते उसकी पुष्ट को सीने से लगाते कहा, जबकि शर्म से दुआ का दिल चाह जमीन फटे और इसमें समा जाए। वो बगैर दुपट्टे के आलियान शाह के सामने थी और इसकी कमीज गीली हुई पड़ी थी। यान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुआ ने हिम्मत करते पूछा। बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मिलने आ गया, और फिर तुम्हें सजा भी तो देनी थी, आलियान शाह ने कहते उसके कान के लौ को काटा। किस चीज़ की सज़ा? दुआ इसकी हरकत पर सुर्ख पड़ी थी। इस दिन तुमने फ़ोन कट किया था बेगम। आलियान शाह ने उसके बालों में चेहरा छुपाती इनकी खुशबू अपने अंदर उतारी। तो तुम्हें किसने कहा था कि किसी दूसरी लड़की की तारीफों के पुल बांधो? दुआ जो अब तक शर्मा रही थी उसकी बात सुनते सारी शर्म व हया भुलाते झटके से घूमती इसकी गर्दन पर नाखून गाड़ते कहा, जंगली औरत शर्म करो। आलियान शाह ने अपनी गर्दन शीशे में देखी जहाँ इसके नाखूनों के निशान थे। क्यों? मैं क्यों करूँ शर्म? तुम करो जो बीवी के होते हुए भी दूसरी लड़कियों की तारीफ करते हो, और औरत होगी तुम्हारी, वो होती सोतियाँ, जाओ यहाँ से। दुआ खान ने रुख मोड़ते कहा, जबकि आलियान शाह इसकी आंखों में आंसू देख चुका था और वो अच्छे से जानता था इसकी बीवी इसके लिए कितनी पॉजिटिव है। वो इसके मुंह से किसी लड़की का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुआ, एक भी आंसू ना निकले तुम्हारी आंख से। आलियान शाह ने इसका रुख अपनी तरफ करते इसकी आंखें चूमी जिनमें हल्की हल्की नमी थी। जाने मन, इस दिन मैंने मजाक किया था, क्या तुम नहीं जानती कि मैं सिर्फ तुम्हारा यान हूँ? आलियान शाह ने उसे गले लगाते कहा, पर आप उस दिन उस लड़की की तारीफ कर रहे थे, आपको पता है ना मुझे नहीं पसंद, चाहे आप मजाक में ही कहें तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दुआ इसके सीने से लगी कह रही थी। उसकी आदत थी वो जब भी गुस्से में होती आलियान शाह को तुम कहती, और जैसे ही गुस्सा खत्म हो जाता आप कहकर बुलाने लग जाती। और आलियान शाह अपनी मनूका की सादत का दीवाना था। अच्छा सॉरी, आइंदा के बाद आप पक्का ऐसा नहीं करूँगा। अब तो मान जाओ, ऑफिस जाने की बजाय यहाँ आया हूँ, आलियान शाह ने बेचारा बनते कहा, जिस पर दुआ खिलखिला उठी। ठीक है, माफ़ किया, दुआ ने शरारत से कहा, जिस पर आलियान शाह ने झुकते इसके होठों से नमी चुराई। दुआ ने भी इसका साथ देते इसके गले में बाजू डाले। थोड़ी देर बाद आलियान शाह ने उसे आज़ादी बख्शते उसका माथा चूमा और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। पीछे दुआ मुस्कुरा कर रह गई। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।